ये सब तुमने कल कर लिया था ना, सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे कल, ठीक है। तो कल हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था इसका, सेमीकंडक्टर का। एक और पार्ट, इसका दो पार्ट में ये एक्चुअली पूरा चैप्टर आप मान सकते हो अभी जो बचा हुआ है आपका। पहले तो ये 5 पार्ट में था, 4 या 5 पार्ट में, लेकिन 2 पार्ट इसके गायब कर दिए हैं। लॉजिक गेट गायब कर दिया, ट्रांजिस्टर गायब कर दिया है सिलेबस से। तो अब जो आपका बाकी है वो, एक तो ये वाला पार्ट था, इसमें बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द ये था आपका, कि कैसे कैसे आपका ये सेमीकंडक्टर होता है, डोपिंग क्या होती है। और दूसरे पार्ट में पीएन जंक्शन है, जो आपका पीएन जंक्शन बनता है वो है। और पीएन जंक्शन का फिर बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, मैंने आई वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कैसे बनता है, ये है। उसके अलावा जो है इसके 2-3 सेमीकंडक्टर के स्पेशल यूज हैं, एज ए एलईडी, एज ए सोलर सेल। तो वो सब हमें देखना है, तो बहुत छोटा सा पोर्शन है उसके बाद। तो आई होप कि आज की क्लास में या कल की क्लास में हम ये खत्म कर लेंगे, तो ज़्यादा चैप्टर बाकी है नहीं अभी, ठीक है। तो सर ये, यस, सर लॉजिक गेट्स जेई मेंस में भी नहीं है अब। आई थिंक कि जेई मेंस में भी नहीं होगा। जब सिलेबस आएगा तो जेई मेंस का भी शायद आया तो नहीं है, लेकिन जब अगर बोर्ड से हटा दिया है तो मोस्ट प्रोबब्ली जेई मेंस से भी हट जाएगा। और नहीं हटेगा तो आई थिंक लॉजिक गेट तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो कंप्यूटर साइंस वगैरह है आप लोगों के पास, यस सर। तो है लॉजिक सर। गेट तो आप कर ही लोगे, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं खास। हाँ वो सर, कर सब रखता है। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वगैरह पढ़ा है आपने कंप्यूटर साइंस में, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यस सर। हाँ, तो बस वही सब यूज़ करना है। तो अगर मान लो बाई चांस आ जाता है जेई मेंस में तो कर लेंगे, वो तो एक दिन की बात है, किस दिन क्लास लगा के, अगर कोई टॉपिक नए ऐड होते हैं जेई मेंस में तो 2-3 क्लास लगा के कर लेंगे कवर उनको भी, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है अगर बोर्ड में हटा दिया गया है तो यहाँ भी संभावना कम है कि आएगा, ठीक है। चलो एनीवे कुछ क्वेश्चन पहले इसके देख लेते हैं, पुराने हमने करे थे ना उसके, कुछ मैं कुछ क्वेश्चन देखे मैंने, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनका जो है कुछ थियोरटिकल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देखो जवाब दे पाते हो नहीं दे पाते। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट हमारा टॉपिक है उस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि ये बोल रहा है कि एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड ऑफ अ सॉलिड इज पार्शियली फिल्ड। तो ये सॉलिड क्या होगा, कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर से। एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। सर कंडक्टर होगा, लाइक सोडियम। ओके, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो कल हमने पढ़ा था ना ये, तो कल क्या पढ़ा था हमने कि 0 केल्विन पे क्या होता है सेमीकंडक्टर में, आपके सारे के सारे वो कहाँ पे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं कहाँ पे रहते हैं सारे? सर वैलेंस बैंड में। हाँ, तो कंडक्शन बैंड में तो रहते हैं नहीं। तो सॉलिड आपका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आंसर इसका हो सकता है कंडक्टर। कंडक्टर, क्योंकि वो ओवरलैप करते हैं 0 केल्विन पे, वो ट्रेवल कर सकते हैं बिना एक्साइट किए। बिना एक्साइट किए, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है ना, आपकी हमने कल पढ़ा था ये, ऐसे कुछ बन यस जाता सर। है, दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे थे। तो आंसर इसका कंडक्टर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। ये बोल रहा है कि इंट्रिंसिक, अगर सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक, तो इसमें रूम टेम्परेचर पे, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ होल और नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, जीरो होंगे, अनइक्वल होंगे, इनफाइनाइट होंगे? सर सेम होंगे। रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल सेम होंगे, ठीक है। जीरो तो नहीं आएगा ना आंसर? जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि रूम टेम्परेचर है वैसे भी। तो इसका आंसर है सेम होंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक होता तो फिर डिपेंड करता है कि ये पी टाइप है या एन टाइप है, तो फिर अनइक्वल होता उस केस में। चलो अगला क्वेश्चन ये है,
अच्छा, इसमें कई सारे क्वेश्चन ना वो भी आएंगे, आप ये ध्यान रखना। कल हमने जो बनाया था ना, बोर्ड में, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कल हमने डायग्राम बनाया था ना, कि या तो आपका एक्सेप्टर लेवल बनता है यहाँ पे, या फिर डोनर लेवल बनता है इसके नीचे। तो दोनों के सबके पी टाइप और एन टाइप वाले याद रखना कि उसके इसमें किस किस में क्या बनेगा, और वो किसके नीचे, इसके नीचे बनेगा ना, वो कंडक्शन बैंड के नीचे बनेगा या वैलेंसी बैंड के ऊपर बनेगा। तो ये आपको बहुत पूछता है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि एन एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताओ कैसे टाइप का वो बनेगा, एनर्जी लेवल कैसे बनेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। सर फॉरबिडन एनर्जी गैप पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप पे तो ये पूछ सकता है किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। वैल्यू तो आपसे नहीं पूछेगा कि इतनी वैल्यू होगी क्या होगी, क्योंकि उसमें लिखा है केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह हमें याद तो रखना पड़ेगा। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का हाँ, इनका याद रख लो, लेकिन यूजुअली उतना ज्यादा वैसे नहीं जाएगा डीप में बोर्ड वगैरह में कि 1.1 और 0.74। हाँ वो प्योर में है आपका, है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना आपका होता है। अभी देखो मैं और क्वेश्चनों को बताता हूँ कैसे कैसे बन सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपसे। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोडियम क्रिस्टल में क्वांटम स्टेट को डिस्कस करो। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन आप अभी समझ नहीं पाओगे क्या है। सोडियम, सॉरी क्रिस्टल में डिस्कस क्वांटम स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ नहीं करना यार, आपको पता है कि सोडियम में आपका जो एनर्जी लेवल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कहानी तो आप लिख दोगे, कहानी किसके अराउंड लिखनी है, इसके अराउंड लिखनी है। आपके जो एनर्जी लेवल होंगे वो 1s 2s 2p 3s इतना होगा। अब इसमें जो आपके अवेलेबल स्टेट हैं, जो टोटल स्टेट अवेलेबल है, कल मैंने आपको उसमें बताया भी था ना, जो हमने बनाया था डायग्राम, अब वो प्रिंसिपल वगैरह से, सिलिकॉन के लिए शायद बनाया था। तो उस टाइप का ही है, टोटल स्टेट अवेलेबल कितनी है इसमें। 1s में 2 होंगी, है ना। अब मान लो इसने बोला कि सोडियम क्रिस्टल हैविंग, सोडियम क्रिस्टल हैविंग एन एटम, क्रिस्टल है क्योंकि ये एक एटम तो होगा नहीं इसमें, एन एटम। तो ये एनर्जी स्टेट होंगी अवेलेबल होंगी आपकी, वो 2n हो जाएंगी, क्योंकि 1s में 2 होती हैं, ऐसे 2s में भी 2 होती हैं, 2n हो जाएंगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2p पे 6n। 6n हो जाएगा, और 3s पे 2n हो जाएगा। ये अवेलेबल है। अब भरा जो सोडियम होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, सॉरी 1s2, 2 और 2 4 और 6 10, और आई थिंक 3s1 हो जाएगा फिर। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आप ये लिखोगे कि ऑक्यूपाइड स्टेट क्या है, ये तो अवेलेबल है। अब टोटल स्टेट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड तो इसमें हो जाएगी 2n, ये ऑक्यूपाई है पूरे का पूरा, ये 2n ऑक्यूपाई है, यहाँ पे 6n ऑक्यूपाई है, और यहाँ पे 1n ऑक्यूपाई है, बाकी खाली है। ठीक है, तो इसके अराउंड आपको फिर अगर कुछ लिखना हो, मान लो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको फिर ये लिखना है कि कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, और उसमें एनर्जी लेवल इतने होंगे, 2s में इतने होंगे। मैं कुछ कहानी बना लोगे ना, इतने तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट तो कहानी तो बना लोगे। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कंसेप्ट क्या है, मैंने मेन चीज़ तो ये लिखनी है, बाकी इसके अराउंड कहानी बनानी है आपको। 2 4 लाइनें लिख देना, शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. इज इट यूजफुल जो हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से यूजफुल है या छोड़ दें? Yes, sir. Useful है। यूजफुल है, ओके ठीक है। हाँ मैंने एक्चुअली देखो क्वेश्चन तो इसकी मैंने किताब में चेक किया तो कई सारे क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन उनसे मिलके मेनली 5 6 क्वेश्चनों को इन्होंने घुमा रखा है बार बार, तो मैंने मेन मेन क्वेश्चन उठा लिए जो 5 6 क्वेश्चन आपको चाहिए। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप भी लिख दोगे कि क्या क्या होता है, मैंने आपका जो कैसे कैसे लेवल बनता है, डोपिंग क्या होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, वो तो आप लिख ही दोगे। उसके अलावा जो मुझे क्वेश्चन लगे कि आपको बताने चाहिए मुझे, मैंने वो उठा लिया।
तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आप फंस सकते हो जिसमें, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लो तो पेपर में काम आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला। अच्छा, कई बार ये पूछ लेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन। या पी टाइप को बोल देगा इट हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स, स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन। तो क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे बताओ? अब ये कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्वेश्चन में से बोला लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्सप्लेन, सेम ऐसी पी टाइप में बन सकता है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन लिखना आपने, पहले तो लिखोगे कि एन टाइप बनता कैसे है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप वही लिखोगे इसमें डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट होता है, उसकी डोपिंग वगैरह करते हैं, उससे फिर हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्स पेंटावैलेंट से डलोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फ्री मूव करेगा, है ना, डोपिंग होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्ड बना लेंगे, एक बचेगा, इट इज फ्री, ये मूव कर सकता है, इसलिए इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट फाइनली क्या लिखोगे लास्ट में कि एटम इज, every atom is, in fact every atom is electrically neutral because it has equal number of proton, वो सब लिख दोगे कहानी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, हैंस क्रिस्टल इज ओवरऑल न्यूट्रल, ठीक है, लिख लोगे? क्रिस्टल इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसमें कुछ था नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन है क्योंकि, लेकिन जब बोर्ड में जाओगे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने किसके अराउंड लिखोगे कहानी, तो या ये अपनी स्टोरी जो लिखोगे कैसे लिखोगे, तो मैं बस ये समझा रहा हूँ आपको। समझ में आ गया चीज क्या लिखना है इसमें? Yes, sir. ठीक है, ऐसी पी टाइप आ गया अगर, तो पी टाइप में भी सेम कहानी लिखनी है, उसमें लिखना है कि बस डोपिंग जब करोगे तो इसमें जब पेंटावेलेंट से कर रहे हो उसमें से आप जो है ट्राईवेलेंट से करोगे, एग्जाम्पल लिख देना कोई, है ना, वैलेंट, वहाँ पे ट्राईवेलेंट आ जाएगा, फिर वही लिखना है उसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, एक जगह बचेगी वो होल की तरह बिहेव करेगा, बट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, फिर वही कहानी सेम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है क्वेश्चन। तुम देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है बाबा, देखोगे इसमें लिखना क्या है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का, तो आईआईटी, उसने काफी टाइम पहले आईआईटी करी थी, तो उसका पता है स्कूल में क्वेश्चन, डीएवी का बच्चा था वो, डीएवी श्रेष्ठ विहार आई थिंक, तो उसका क्वेश्चन आया स्कूल में, मैथ्स में आया क्वेश्चन कि एक फंक्शन दे रखा था ऐसे कुछ करके x² + 5, आया प्रूव करना था ये मैनी वन है, तो उसने कहा ना प्रूफ क्या करना है, तो ग्राफ ही ऐसा बनेगा, मैंने कुछ पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, 2 बार लाइन कटेगी, तो मैनी वन तो है ही है, इसे प्रूफ क्या करना है। कह रहा इसमें क्वेश्चन ही क्या है ये, लेकिन बोर्ड में तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि fx1 = fx2, से ऐसे प्रूव करते हो ना आप लोग, तो ये इससे आपका आता है कि x1 इज मे नॉट बी इक्वल टू x2, मैंने कुछ 2-3 वैल्यू आई थी x1 x2 की, प्लस माइनस आ जाएगी जो भी आएगी, तो इसलिए मैनी वन हो जाएगा, है ना। तो बोर्ड की कहानी अलग है ना। अब बोर्ड में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो मान लो, तो क्या होगा, नंबर कट जाएंगे आपके सारे, वहां तो लिमिट ही खत्म हो जाएगी, जो लिमिट आएगी इन्फिनिटी में, एल हॉस्पिटल लगा दो एक बार में खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो बोर्ड का थोड़ा सा अलग से वो चलता है हिसाब किताब, बोर्ड में थोड़ा, है ना, कंपटीशन का टीचर जो होता है वो अलग ढंग से पढ़ाता है, बोर्ड में अलग रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा। चलो
अच्छा, इसमें हमने ना एक चीज डिस्कस नहीं करी, फर्मी लेवल। तो ये क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट इज फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। तो वैसे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, अगर आप पूरा डेप्थ में जाओगे तो वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम सिंपल देखें अगर फर्मी लेवल क्या होता है। और फर्मी एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज फर्मी लेवल एंड व्हाट इज फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो एनर्जी बैंड आपके बनते हैं, तो जो हाईएस्ट आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है 0 केल्विन पे, जो भी लेवल ऑक्यूपाई करता है उसे हम फर्मी लेवल बोलते हैं। हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। और इसकी जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी लेवल की जो भी एनर्जी होगी, इट्स एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। जो भी हाईएस्ट लेवल होगा आपका, इट्स एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। अब ये लाई कहाँ पे करता है, सॉरी, ये तो बात हुई आपकी कि 0 केल्विन पे ऐसे से होता है। ठीक है, अगर मान लो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर है, तो उसमें आप, ये कहाँ पे लाई करता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये मानते हैं कि वो जो लाई करता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में लाई करता है, बिल्कुल बीचों बीच, हम ये मानते हैं। ये जो फर्मी लेवल आपका होता है वो लाई करता है आपका, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें या उसकी बात करें, तो ये लाई करेगा आपका बीचों बीच। तो बोला फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहाँ लाई करेगा, आपको याद रखनी है बस चीजें। इसके डेप्थ में आप जाओगे तो इसके फिर वो है, मैंने वेटेड एनर्जी लेते हैं दोनों की, होल की और इलेक्ट्रॉन की वेटेड एनर्जी, उसका एवरेज लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज, कहाँ, आंसर है मिडवे बिटवीन वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड। मिडवे बिटवीन वैलेंसी, इसमें कई सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि एक्चुअली बहुत डेप्थ में मैंने, आप पूरा घुसना पड़ेगा मुझे उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अंदर। तो कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो मुझे भी केवल फैक्चुअली पता होंगी। कुछ चीजें मुझे कॉन्सेप्चुअली पता है, लेकिन कुछ चीजें फैक्चुअली पता है। तो आपको भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है, मिडवे बिटवीन द वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड। तो ये ध्यान रखना कि फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी एनर्जी क्या होती है और कहाँ पे लाई करते हैं। चलो ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा। ठीक है, फर्मी लेवल वाला तो कर लिया ना हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, किसकी है पहले बताओ। मोबिलिटी ऑफ होल ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है क्यों। दो क्वेश्चन पूछे ना, किसकी होती है और क्यों होती है। तो क्यों अगर आ गया पेपर में तो क्या लिखोगे, कि इसलिए लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन को लेस एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी टू मूव, है ना। अब ये भी क्यों चाहिए होती है, क्या होता है इसका भी कोई थ्योरी होगी इसके पीछे। होल का मास एक्चुअली ज्यादा मानते हैं इफेक्टिव मास होता तो कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कोई थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी टू मूव, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, हेंस म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ द होल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपका और भी ये पूरा चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के। ये कह रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सेमीकंडक्टर में वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। अगर मान लो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर forbidden energy gap, how will it vary with temperature। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज वो कर दी, will it vary with temperature। फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका जो है वो एक्चुअली कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का आपका गैप होता है इन दोनों के बीच का, जब हमने कल पढ़ा था। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, लेकिन लेवल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम रहेगा आपका। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट चेंज। आंसर है डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ओके चलो, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ आपको ध्यान रखने जो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये वाला नहीं है। ये वाला लग रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है पी टाइप के मुकाबले, ऐसा क्यों होता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये तो आप बता सकते हो। एन टाइप बताओ क्या होगा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा है। मान लो बोर्ड का पेपर आ गया, क्या लिखोगे। सर उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। उसमें ज्यादा होल होते हैं, एन में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पी वाले में होल होते हैं। यस सर। तो रीजन क्या लिखोगे, फ्री तो दोनों में है ना कुछ तो है फ्री, उसमें भी कुछ फ्री है इसमें भी कुछ फ्री है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी हमने पढ़ा था ना कि The mobility of electron is more than whole. ऑब्वियसली बिल्कुल मोबिलिटी का है ना इसमें, भाई फ्री तो है ही दोनों में ही है। एन टाइप में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है उसमें 100 होल हैं, लेकिन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मोर होती है मोबिलिटी ऑफ होल, जो अभी पीछे पड़ा था, तो वही इसका आंसर है। क्लियर। यस सर। ओके देखो पेपर में ये होता है, मैंने आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करी और नंबर कट गया बोर्ड में, उसको जो सुनना है उसको वही सुनना है टीचर को, उसको और कुछ नहीं सुनना, उसके दिमाग में फिट है कि मेरे को ये आंसर चाहिए बिल्कुल, उससे थोड़ा सा भी आपने इधर उधर लिखा और उसने नंबर काटे, है ना। तो मैंने कहानी तो लिखो लेकिन मेन पॉइंट मत भूलो, बस जो मेन पॉइंट है तो आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो डैमेज हो जाता है स्ट्रॉन्ग करंट में, क्यों, वाई सेमीकंडक्टर डैमेज्ड बाय लार्ज करंट। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे सेमीकंडक्टर में, हाई करंट फ्लो कराओगे, ज़्यादा वोल्टेज लगा दोगे इसके अक्रॉस, तो डैमेज हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब जब आप ज़्यादा करंट, ऐसे डैमेज जो होता है ना एक्चुअली, डैमेज ये मत समझना कि बिल्कुल खराब हो जाता है सेमीकंडक्टर, कुछ टाइम के लिए मैंने वो काम नहीं करता, अपने जो उसका बिहेवियर होता है वो शो नहीं करता सेमीकंडक्टर वाला लार्ज करंट पे, अभी आप आगे भी देखोगे।
लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। उसे दो तरह के ब्रेक डाउन होते हैं आपके, आप पढ़ोगे ब्रेक डाउन बोलते हैं एक तरह का कि सेमीकंडक्टर का क्या होता है कि उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन मतलब कि उसके अ, अभी मान लो आपने करंट फ्लो कराना शुरू किया, ज्यादा करंट फ्लो कराया तो हीट हो जाएगा। हीट होगा तो क्या होगा, उसके जो बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। रप्चर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। वो होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये क्या होगा, मूव होना शुरू हो जाएंगे अपनी डायरेक्शन में जिधर को मुझे जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। मान लो इधर को मूव करेगा, होल इधर को मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रहा है, तो अब क्योंकि आपने लार्ज करंट फ्लो करा रखा है बाहर से, तो ये क्या होगा कि ज्यादा हीट होने से की वजह से इसकी जो अपने अपने जो इसके वो हैं सिलिकॉन के एटम्स हैं जो भी हैं, वो जो है अपने होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो काफी ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके, तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। तो आप जो इससे काम एज ए सेमीकंडक्टर कराना चाह रहे थे, वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा और हम इसको बोलेंगे डैमेज हो गया। लेकिन ये डैमेज जो है टेम्पररी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया एक तरह का इसका। तो ब्रेक डाउन जो होता है वो टेम्पररी होता है। आपने अनटिल उन्हें सब बहुत ज्यादा इतना गर्म ना कर दो कि बिल्कुल वो डैमेज ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, बिल्कुल गल जाए। अदरवाइज ये जो आपका ब्रेक डाउन होता है होल और इलेक्ट्रॉन में, दो तरह के ब्रेक डाउन होते हैं, आपके कोर्स में नहीं है तो एवलेंसी ब्रेक डाउन और जनरल ब्रेक डाउन होते हैं। तो दोनों केस में लेकिन ये रिवर्सिबल होते हैं। तो जैसे आप करंट वरंट वो करोगे, बंद करोगे, सब कुछ करोगे, फिर दोबारा कुछ टाइम बाद ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आप करंट फ्लो कराओगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हाई करंट में हाई टेम्परेचर, कुल मिला के आंसर ये बना आपका। हाई करंट अगर आपने फ्लो किया तो हाई टेम्परेचर, उसके कारण क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, या ब्रेक बोलो, रप्चर लिखते हैं, रप्चर हो जाएंगे। एंड आपके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल आपके आ जाएंगे, और ये एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा, विल बिहेव लाइक कंडक्टर। इसलिए हम बोलते हैं विल बिहेव लाइक, ऑलमोस्ट कंडक्टर हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये डैमेज होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हाई करंट फ्लो नहीं कराना चाहिए सेमीकंडक्टर से, नहीं तो हमें जो रिक्वायर्ड उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं मिलेंगी जो हमें चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज। वो कंडक्टर की तरह ही, कॉपर वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, दो क्वेश्चन और हैं, ये भी समझ लो फटाफट से। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना डिफिकल्ट है, ये पूछ रहा है क्यों डिफिकल्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना। सर क्योंकि वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं इंट्रिंसिक करेक्ट, सेमीकंडक्टर। करेक्ट, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्योर फॉर्म चाहिए। तो प्योर फॉर्म में मिलना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो उसको इम्प्योरिटी वगैरह मिला के आप एक्सटेंसिव तो बना लोगे इजीली, बट इंटेंसिव बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाई? आंसर, it require very pure, अल्ट्रा प्योर बोल दो, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम इसे डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है या रेसिस्टिविटी होती है, उसका अपोजिट ही होगा रेसिस्टिविटी, तो खैर वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। कल आपने देखा था कि कैसे वेरी करती है आपकी कंडक्टिविटी, अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर के साथ बढ़ती है घटती है। सर कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, हम्म, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बढ़ जाती है सर। बढ़ जाती है, करेक्ट। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ, तो हाउ डज कंडक्टिविटी पूछ सकता है, रेसिस्टिविटी पूछ सकता है, तो एक ही बात है, उसका उल्टा लिखते रहना, रेसिस्टिविटी पूछेगा तो। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरी विद टेम्परेचर,
तो ये तो ठीक है, बढ़ जाती है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है उसका? एक्चुअल वो डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। तो आपने अगर पढ़ा फॉर्मूला पढ़ा था ना इस टाइप का कुछ, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी बाई 2 kT। तो इसमें क्या होता है, आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ। तो ये रिलेशन लिखना जरूरी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाय एन नॉट। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आपके कंडक्शन उसमें जाते हैं प्रोपोर्शनल है आपके ई की पावर माइनस की ई जी बाई के टी। आई डोंट नो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है नहीं आता, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट तो नहीं आता मेरे ख्याल से बाहर। तो यहाँ पे जो है ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके इलेक्ट्रॉन जंप ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप ज़्यादा होते हैं तो इसलिए जो है आपकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। तो इसमें केवल आपको वो नहीं लिखना, आपको फॉर्मूला भी लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर बिना फॉर्मूले के केवल आपने वो लिख दिया कि बढ़ती है तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे उतने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी याद रखना। यही सेम ही फॉर्मूला होता है यार, इसमें कोई कांस्टेंट तो दिख नहीं रहा मुझे, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना, नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए जो हमने पढ़े अभी? एक बार दोबारा देख लो यस सारे सर। क्वेश्चन। यहाँ शुरू किया था हमने, जीरो पे कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल, तो सॉलिड क्या होगा? कंडक्टर होगा। इंटेक्सिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे, ये देख लेना। एनर्जी लेवल हमने देखा, फिर एन टाइप पी टाइप में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है तो उसकी क्या लिखना है आपको। फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी एनर्जी क्या होती है, कहाँ पे लाई करती है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होती है होल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा? वेरी तो डज नॉट वेरी, आंसर ये था आपका। एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा कंडक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर डैमेज क्यों आते हैं लार्ज करंट से? उसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा कि हाई करंट से हाई टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड रप्चर हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, इसलिए ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर डिफिकल्ट है क्योंकि अल्ट्रा प्योर आपको चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे वेरी करेगी, तो ये फॉर्मूला है। तो इन्हीं के अबाउट सारे क्वेश्चन मैं देखा जो आपके बने हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग इसके अबाउट ही बने हुए सारे। तो घुमा फिरा के ये तो डोपिंग वोपिंग के अबाउट है तो आप कर ही लोगे, डोपिंग वगैरह तो कैसे कैसे होती है। तो आई होप कि अब तक का जो चैप्टर है वो आपको क्लियर है, उसके क्वेश्चन आप पेपर में कर लोगे। ठीक है, अब अगला पार्ट करें आगे। यस सर। ठीक है, तो अब तक तुमने सेमीकंडक्टर देखा, तो हमें सेमीकंडक्टर में मेनली हमें चाहिए तो उसकी मैं कहा था डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर में, वो हमें यूजफुल होती है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती कहाँ से उसमें? उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती आती कहाँ से? मैंने कहा था करंट उसमें एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करता। कंडक्टर में दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेम रेजिस्टेंस होता है दोनों डायरेक्शन में। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अभी तक आई नहीं हमारी सेमीकंडक्टर की। तो कैसे आती है? वो तब आती है जब आप एक पीएन जंक्शन बनाते हो। अब पीएन जंक्शन क्या होता है और कैसे बनता है? तो जैसे आपको पीएन जंक्शन दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि भाई एक पी टाइप का आप सेमीकंडक्टर उठाओगे, एक एन टाइप का उठाओगे, और दोनों को मिला के क्रिस्टल बनाओगे, वो उसे हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। उसके बीच में जो जंक्शन बनेगा उसे पीएन जंक्शन। तो लेकिन तरीका ऐसा नहीं होता, मोटा मोटा समझ में ये आ रहा है कि पी और एन का एक कॉम्बिनेशन होता है ये। लेकिन तरीका इसका बनाने का क्या होता है, ऐसा तो आप बना नहीं पाओगे सीधा मिला के या वो करके गला के या समथिंग। तो उसमें करते ये हैं कि एक आपका वो लेते हैं प्योर, मान लो आपने क्रिस्टल ले लिया सिलिकॉन का, उसको आपने पहले कुछ बना लिया, मान लो आपने पी टाइप बना लिया। उसमें आपने पी टाइप बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? ट्राइवेलेंट डालोगे, पेंटावेलेंट डालोगे? Trivalent. एग्जाम्पल? गैलियम, इंडियम, Boron. बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये सब डाल सकते हैं ना। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, किस टाइप का बन गया? पी टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो है उसकी फिर, अब आपको ये पीएन जंक्शन बनाना है यहाँ पे, है ना। आपको क्या करना था, पीएन, आपको पीएन जंक्शन बनाना था। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप अब ट्राई करोगे, आपको डिफ्यूज करना पड़ेगा पेंटावेलेंट कोई चीज। पेंटावेलेंट जो आपके एग्जांपल थे कल आपने देखे थे, तो वो आपको पेंटावेलेंट में कोई उठा के आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो
आपका जो है ना, तो आप जब पेंटावेलेंट यहाँ पे डालोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वो कल आपने तरीके पढ़े थे ना कि आप जो है हीट कर लोगे उसे, उसके एटमॉस वो बना लो, वेपर बना लो, वो सब बना लो। तो आप ट्राई करोगे कि काफी ज्यादा आप इम्प्योरिटी यहाँ पे पेंटावेलेंट की डाल दो। तो जब आप पेंटावेलेंट की काफी ज्यादा इम्प्योरिटी डालोगे तो पहले तो ये पी टाइप से जो है नॉर्मल बन जाएगा सेमीकंडक्टर, और फिर नॉर्मल से ये एन टाइप बन जाएगा। तो आपका फाइनली यहाँ पे जो है ये एन टाइप बन जाएगा जहाँ पे आप इम्प्योरिटी डाल दोगे काफी सारी। तो इसका जो तरीका है बनाने का वो यही है कि आप पहले एक प्योर क्रिस्टल लो, और उसमें जो है आप, अगर या तो पहले एन टाइप डाल लो, पहले एन टाइप बना लो उसे, उसके बाद फिर पी टाइप की वो कर लो, इम्प्योरिटी डाल लो, या फिर उल्टा कर लो आप। इसका ये तरीका है बनाने का। तो इसमें आपका पीएन जंक्शन बन गया ये, पीएन जंक्शन। तो एक पार्ट आपका एक साइड को पी है, एक साइड को एन है। तो यूजुअली ये एक साइड छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है। जो आप बाद में बनाते हो बड़ी, ये छोटी होती है। अब पूरा क्रिस्टल जो होता है बड़ा होता है। लेकिन हम जब किताबों में देखोगे आप, तो किताबों में ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको बराबर बराबर समझने के लिए, हम पीएन जंक्शन ऐसे बनाते हैं, इक्वल इक्वल। हम ऐसे लिखते हैं भाई ये पी है, एक साइड को पी मान लेते हैं, एक साइड को एन मान लेते हैं। हम बोलते हैं पीएन, और ये इनका जंक्शन है ना, जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपस में, इसे पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब पीएन में होता क्या है भाई, भाई आपको पता है कि जो एन साइड वाले होंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे कई सारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप वाले में जहाँ पी साइड होगी यहाँ पे होल होंगे शुरू में। अब ये शुरू की बात चल रही है, यहाँ पे होल होंगे सब जगह पे। यहाँ पे होल होंगे, ठीक है। तो ये पी टाइप, पी एन जंक्शन वो हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे बहुत सारे होल हैं, तो इनमें क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो दूसरे में डिफ्यूज होने की कोशिश करती है। जैसे इंक आप पानी में डालोगे तो इंक फैलने की कोशिश करेगी पूरा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करने की कोशिश करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो होल है वो इधर को मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल ज्यादा है, यहाँ पे इसकी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आएगा, इस साइड को, तो क्या करेगा, वो होल की जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। अब होल एक्चुअली था क्या, आपने कल पढ़ा था होल कैसे बन रहा था आपका, जो आपने मान लो यहाँ पे इंडियम डाल दिया था, और यहाँ सिलिकॉन था आपके चारों तरफ। तो क्या हो रहा था कि ये पहले तो यहाँ सिलिकॉन था, तो यहाँ पे आठों उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन बाद में एक खाली रह गया। मान लो ये था यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऐसे बन गया, एक यहाँ से बन गया, और एक इंडियम ने यहाँ से इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब एक सिलिकॉन के, लेकिन एक और है यहाँ पे एटम। तो यहाँ पे आपकी इंडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे खाली जगह रह गई, इसको हमने होल बोला। तो होल वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से घुस गया इसमें, होल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया इंडियम पे। आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, जब मान लो यहाँ से होल अगर उधर को मूव कर रहा है किसी पे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने देखा था फास्फोरस आपने बीच में घुसाया था मान लो सिलिकॉन के, तो फास्फोरस पे क्या था कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसमें, 5वां इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, एक और 5वां, है ना, जो सिक्स सेंस बोलते हैं ना, तो फिफ्थ सेंस, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था इस पे। तो अब क्या हुआ कि कोई होल मान लो यहाँ से जंप कर गया, तो वैसे होल जंप नहीं किया होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ किया होगा जंप, लेकिन हमने मान लिया फिर भी कि होल जंप कर गया सपोज। तो अभी तो ये न्यूट्रल था कुल मिला के, लेकिन अब क्या होगा, ये फास्फोरस प्लस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल इधर उधर मूव करते हैं, तो ये इन एटम्स को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एटम चार्ज हो गए, लेकिन एटम क्या होता है, एटम अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब यहाँ पे आपको 2 नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, तो ये एटम दिखेंगे नेगेटिवली चार्ज, और एक आपको दिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में फर्क है, जो एटम नेगेटिवली चार्ज है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फर्क है कि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो एटम है फिजिकली मूव नहीं कर सकते। ये केवल एक तरह के आयन बन गए आपके, है ना। तो जो भी मूवमेंट होगी वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण या होल के कारण ही होगी, इनके कारण नहीं होगी। जो प्लस आपके जो पॉजिटिव आयन बन गए, कैटायन या एनायन, इनके कारण मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होल जब इधर उधर मूव करेंगे तो ये, और ज्यादा मूवमेंट कहाँ पे होगा, इस जंक्शन के पास ज्यादा मूवमेंट होगा, जंक्शन के पास आसपास मूवमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जंक्शन के पास दोनों तरफ डिफरेंस है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का और होल का।
तो अब क्या होगा जब इस साइड से, मान लो पी साइड था और ये एन साइड था, अब यहां से होल यहाँ पे आ गए आपके, तो होल यहाँ पे जब आएंगे तो क्या करेंगे, वो कुछ आयन बना देंगे पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बना देंगे यहाँ पे जंक्शन के पास। कैसे बना देंगे, जैसे ये बनाया इस टाइप का। ऐसे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेंगे एन टाइप से पी टाइप में, तो यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज बना देंगे जैसे हमने यहाँ बनाया, तो कुछ यहाँ नेगेटिव चार्ज आयन बन जाएंगे, ये आयन है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैं इसको गोले में लिख रहा हूँ। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो यहाँ पे होंगे ही एन टाइप में, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। इसमें होल भी होंगे, ऐसा नहीं है इसमें होल नहीं होंगे, थोड़ा बहुत होल भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल थोड़ा कम होंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे होल नहीं होते। ऐसे यहाँ पे जब पी टाइप होगा तो होल बहुत सारे होंगे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इन गोले में और इस गोले में फर्क है, दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन ये होल है और ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये होल है। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि जो आपकी ये जंक्शन था बीच में, पीएन जंक्शन था बीच में, इसके दोनों तरफ क्या हो गया, आपके होल, जो यहाँ पे होल थे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ से वो जंप होके उन्होंने उसको वो कर दिया, जैसे यहाँ पे ये आपके होल था उसको इस इलेक्ट्रॉन ने खत्म कर दिया, और जो ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे उसको इस होल ने खत्म कर दिया। तो जंक्शन के दोनों तरफ क्या हुआ कि जो मेजोरिटी कैरियर थे, यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल है, और यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन्होंने इस जंपिंग के कारण क्या हुआ कि दोनों जगह मेजोरिटी कैरियर जंक्शन के आसपास खत्म हो गए, जंक्शन के आसपास नाउ देयर इज वेरी लेस और यू कैन से नेग्लिजिबल मेजोरिटी कैरियर। तो ये जो एक लेयर बन जाती है जहां पे कि मेजोरिटी कैरियर नहीं होते, इस लेयर को हम, इस लेयर को, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ आपके मेजोरिटी कैरियर खत्म हो गए, खत्म को हम इंग्लिश में डिप्लीट भी बोलते हैं, डिप्लीट होना, इसलिए हम इस लेयर को बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की लेयर है ये बहुत छोटी होती है, इतनी मोटी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको, बताओ, पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा भी स्कूल वगैरह में? नहीं सर। अच्छा, फ्यूज फ्यूज जंक्शन। नहीं, फ्यूज जंक्शन तो एक अलग चीज हुआ, डिप्लीशन ये लेयर है, जंक्शन तो अलग चीज हुआ ना, लेयर बन गई है एक, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, इसका नाम होता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन क्यों, मैंने बोला यहाँ पे डिप्लीट हो गए, क्या डिप्लीट हो गए, मेजोरिटी कैरियर दोनों तरफ हो गए डिप्लीट, खत्म हो गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर के कारण क्या हुआ, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर बनी कैसे। ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर बनी गई आपकी। अच्छा, अब डिप्लीशन लेयर बनने से हुआ क्या, है ना, डिप्लीशन लेयर बनने से हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे जो करंट हो रहा है, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इस करंट को, जो कि किसके कारण है, जो कि आपके चार्ज डेंसिटी के डिफरेंस के कारण है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। दो तरह के करंट होते हैं, डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट ये होता है कि जो आपकी चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये किसके कारण है, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ वी कैन से चार्ज कैरियर या जो मेजोरिटी कैरियर है उनकी कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस इन concentration because of concentration difference of charge carriers in P and N regions. ठीक है, तो ये कोई इलेक्ट्रिकल मैंने वो नहीं है फिनोमेना, एक एंट्रोपी टाइप का फिनोमेना है जो खुद अपने मैंने नेचुरल उस पर चलता रहेगा, तो इधर से डिफिजन करंट का होता रहेगा बार बार। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि ये रुकेगा कब प्रोसेस आपका? भाई ये प्रोसेस रुका क्यों? हो सकता है ये और ज्यादा डिप्लीशन लेयर और चौड़ी बन जाए और इलेक्ट्रॉन जंप करें, तो ये रुक क्यों जाता है? ये रुक इसलिए जाता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जंप किए पी, जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, आपने देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए आपके और ये प्लस वाला यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को प्रोड्यूस होगा, प्लस से माइनस की तरफ को, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा था यहाँ से होल, पहले क्या हो रहा था यहाँ से होल जो है यहाँ आ रहे थे होल आपके पी से एन की तरफ को, ये पी था आपका और ये एन था, होल आपके पी से एन आ रहे थे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इधर जा रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इस होल को रिपेल करेगा उधर को, होल को इधर को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को इधर को रिपेल करेगा, है ना? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि डिफ्यूजन करंट से अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। उस करंट को हम बोलते हैं, उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो एक करंट, ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ हमारा? ड्रिफ्ट करंट हमारा ये हुआ कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक प्रोड्यूस कर दिया, जो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, उसके कारण जो करंट एक सेटअप हो जाएगा, है ना, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन डिप्लीशन लेयर, है ना, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, यू कैन से बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। तो ये एक ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पहले क्या होगा, पहले आपका कौन सा करंट ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट ज्यादा होगा? सर डिफ्यूजन ज्यादा होगा। पहले डिफ्यूजन ज्यादा होगी, पहले पीएन जंक्शन ऐसा कुछ था, कैसा, ऐसा, ओहो ये पेन यार वो कर देता बार बार। हम्म हम्म, हाँ, तो पहले आपका जंक्शन ऐसा था, कोई डिप्रेशन लेयर नहीं थी शुरू में, तो डिप्रेशन लेयर नहीं तो आराम से होल और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे, तो आपका पहले क्या था, डिफ्यूजन करंट वाज मोर, तो यहाँ पर डिफ्यूजन करंट वाज मोर एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लेयर बनना शुरू हो गई, तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, और फाइनली जब आपकी लेयर पूरी कंप्लीट बन जाएगी, डिप्लीशन लेयर इक्विलिब्रियम आ जाएगी, तो दोनों करंट उस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम फाइनली जो होगा, आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनना आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव कर रहे हैं, तो अब ये डिप्लीशन लेयर का साइज नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आके थम गई, तो डिप्लीशन लेयर इतनी ही बनी हमारी। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर।
ओके, तो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करेगी? ये क्वेश्चन है। डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड एक तो इस पे करेगी कि आपका ये पी टाइप एन टाइप जो आपने बनाया है वो है क्या सेमीकंडक्टर में, आपने सिलिकॉन लिया हुआ है या जर्मेनियम लिया हुआ है ना? सिलिकॉन लिया हुआ है या जर्मेनियम लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है आपने? तो एक तो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा ये डिपेंड करेगी कि आपने डोपिंग कितनी ज़्यादा की हुई है, आपने कितनी ज़्यादा डोपिंग की हुई है पी टाइप और एन टाइप में। जितनी आप डोपिंग करोगे उतना क्या होगा, लेयर चौड़ी बनेगी या पतली बनेगी? चौड़ी बनेगी। क्योंकि अगर आपने डोपिंग ज़्यादा की हुई है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा, और डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा उसको रुकने में टाइम लग जाएगा काफ़ी, तब तक लेयर आपकी काफ़ी चौड़ी बन जाएगी। तो वी कैन से कि उस केस में आपका क्या होगा, लेयर काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी। तो वी कैन से दैट कि उस केस में आपकी लेयर चौड़ी होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक तो कि मटेरियल क्या है आपका, एंड एक्सटेंट ऑफ डोपिंग, एक्सटेंट ऑफ डोपिंग कि आपने कितनी डोपिंग की हुई है। ठीक है, तो ये डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है डिप्लीशन लेयर आपकी कितनी चौड़ी बनेगी। ठीक है, अब आप डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस अगर कुछ पैरामीटर ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप समझ गए कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिप्लीशन लेयर में आप देखोगे पीएन जंक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किधर से किधर को होगी फिर? अगर ये पी जंक्शन पी है और ये एन है मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, पी से एन या एन से पी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, सर N2P। एन टू पी, क्योंकि पी से होल यहाँ चले गए थे तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया था आपका इस साइड को, तो एन टू पी यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे अंदर वो एन टू पी होगा। एन टू पी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ई जो है डीवी डीवी बाई डी आर, तो उससे आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा, या प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा इसके अक्रॉस। ठीक है, तो उसको वो जो है वो क्या करेगा फिर, वो इस चार्ज को आने से रोकेगा, जो फालतू और चार्ज आ रहा था उसको आने से रोकेगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड हेयर इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करेगा, पोटेंशियल बैरियर। इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, जो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो एक पोटेंशियल बैरियर आपका क्रिएट हो गया, इसकी जो वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर पे, ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है एट टी इक्वल टू 300 केल्विन, जो वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए जो बनता है ये डिप्लीशन लेयर में, वो बनता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए जो बनता है वो है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये पोटेंशियल बैरियर है ये पीएन जंक्शन का। फॉरबिडन एनर्जी गैप एक अलग चीज़ है, वो वैल्यू अलग थी 1.1 और 0.72, और ये वैल्यू अलग है, ये एक डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू है। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल का ग्राफ अगर मैं बनाऊं पीएन जंक्शन के अक्रॉस, तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, वो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा पीएन जंक्शन के अक्रॉस?
पी एन जंक्शन क्या कैसे बनेगा? अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, मान लो ये पी एन जंक्शन है आपका, तो जो पोटेंशियल बनेगा किधर हायर होगा पोटेंशियल, पी या एन में? बताओ, पी में हाई होगा या एन में हाई होगा? पी साइड को क्या जा रहा है आपका, ये जा रहा है ना नेगेटिव चार्ज, और एन साइड को प्लस चार्ज जा रहे हैं। चार्ज तो यही है, बाकी सब तो न्यूट्रल था पहले से, पी तो न्यूट्रल था, एन भी न्यूट्रल था, तो किधर का पोटेंशियल हाई हो जाएगा? अगर यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ माइनस चार्ज आ गया तो पोटेंशियल हाई किधर होगा? सर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल सोच के बोलो, जेई मेन से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। पोटेंशियल भूल गए क्या होता है पोटेंशियल? प्लस चार्ज का ज्यादा होता है, माइनस चार्ज का ज्यादा होता है पोटेंशियल? प्लस का पॉजिटिव होता है। हाँ, तो ज्यादा अगर वैल्यू बात करें तो किसको बोलते हो आप? पॉजिटिव। हाई टू लो जब पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, कि हाई टू लो मूव कर रहा है, तो हाई किसका होता है? प्लस का होता है ना। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप होता है आपका, क्योंकि और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है आपकी, ऐसे बनती है प्लस से, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हाई होता है प्लस की तरफ को, माइनस की तरफ को कम होता है, तो किधर होगा ज़्यादा, पी टाइप, पी साइड या एन साइड? पी साइड होगा। क्यों पी साइड क्यों होगा? क्योंकि पी साइड होल है इसलिए। हाँ। लेकिन वो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना, जब तक देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन नहीं किया था कि पी जो होता है या एन होता है वो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, उसमें थोड़ी चार्ज होता है, एन चार्ज तो साइड बाद। होगा। एन साइड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। हाँ, क्योंकि चार्ज तो ये हुआ ना, चार्ज तो अब गया यहाँ पे जब ये सब काम हुआ, पहले तो चार्ज था ही नहीं पी और एन में। वो तो जब आपका ये बना तब जाके आपका चार्ज गया, और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया एन साइड में, और यहाँ माइनस चार्ज आ गया। उससे पहले तो न्यूट्रल था, उससे पहले केवल होल थे, इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होल। तो एन टाइप में प्लस चार्ज आ गया तो कहाँ हाई हुआ, एन। एन साइड को हाई होगा। तो अगर आप इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है वो, या मैंने जंक्शन मान लेता हूँ मैं, डिप्लीशन लेयर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा 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 बनता है। ठीक है, तो इस साइड को हाई होता है एन साइड को, और पी साइड को लो होता है पोटेंशियल आपका। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ होता है ना, वो भी बना लेते हैं चलो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहूँ यहाँ पे, वैल्यू अगर उसकी देखूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का आपका कि इधर की तरफ को होगा, प्लस से माइनस की तरफ को, माने एन से पी की तरफ को। अब उसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका प्लस से माइनस की तरफ को होगा, और लगभग जो ग्राफ आपका बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। कहाँ गया माउस, ये रहा, है ना। अगर आप बताओ कैसे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं देखूं तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्लियर है सबको कि एन से पी की तरफ को होगी, इतना तो किसी को डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चार्ज ज्यादा होंगे प्लस वाले, वहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे आपके माइनस साइड आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस फील्ड दोनों आ जाएंगे एक तरफ को, मान लो तो वीक हो जाएगा, जैसे कैपेसिटर की प्लेट में हम करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा 3-4 प्लेटें यहाँ पे होती हैं, वहां पे जब हम करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट में जितना आप प्लस में माइनस ऐड करते रहोगे उतना वो वीक होता जाएगा, वो उतना वो क्या होगा, वीक होता जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका अभी इस साइड को क्या है, प्लस चार्ज जो है ज्यादा है, किस साइड को, एन साइड को प्लस चार्ज ज्यादा है आपका, तो एन साइड की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगा।
जैसे जैसे आप डिप्लीशन लेयर की तरफ को आओगे, आपके राइट हैंड साइड पे प्लस चार्ज आपका, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, प्लस चार्ज आपका ज्यादा हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे प्लस चार्ज जब ज्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अच्छा एक और ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि 3 ग्राफ एक्चुअली पेपर में पूछे भी गए हैं, ये ग्राफ है ना, मैंने कंपटीशन में पूछे गए हैं या बोर्ड में ही पूछे जाते हैं। एक में अगर मान लो चार्ज डेंसिटी का बनाता हूँ, चार्ज डेंसिटी, ये तो था पोटेंशियल का, वी लिख रहा था ना, पोटेंशियल। अगर मैं चार्ज डेंसिटी का पहले ग्राफ बना लेता हूँ, चार्ज डेंसिटी मेरी कैसे बनेगी, इस साइड को मेरी प्लस होगी, एन साइड को, और इस साइड को माइनस होगी, तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ जीरो हो जाएगी फिर, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ फाइनली जीरो, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगी। अब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि देखो, यहाँ प्लस प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे मान लो माइनस। अब मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इतने वाले प्लस चार्ज के कारण इधर को होगा, और इस वाले प्लस चार्ज के कारण इधर को होगा, और इस माइनस के कारण इधर को होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल इसके कारण फील्ड होगा। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो इन दोनों प्लस के कारण इधर को होगा, और इन दोनों माइनस के कारण इधर को। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर यहाँ फिर वीक हो जाएगा, फिर वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा, यहाँ पे आके जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों माइनस के कारण, ये जो दोनों माइनस है उनके कारण इधर को, और इन सॉरी इनके कारण इधर को होगा, ये अट्रैक्ट करेगा एक तरह से, और ये इन प्लस के चार्ज के कारण फील्ड इधर को होगा, तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे फील्ड जीरो होना है, यहाँ पे भी फील्ड जीरो होना है, और यहाँ पे बीच में मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, ये बात समझ में आई, फील्ड यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, यहाँ पे जीरो क्यों है, मैक्सिमम क्यों हुआ। सर एक और बार समझा दो। एक और बात समझा दूं, अलग पेज पे समझ लेते हैं। हम्म, वैसे आपने ये मान लो प्लेट, मान लो यार ये प्लेट है प्लस चार्ज की, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज की प्लेट है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज की प्लेट है, ये प्लेट ही है मान लो, थिन प्लेट। तो आपने इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बनाया होगा ना, प्लेट के कारण, ऐसे करके बनाते हो ना आप, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। ये प्लस के कारण बनाते हो, और माइनस के कारण कैसे बनाते हो, ऐसे। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे ये प्लस प्लेट दी हुई है, और एक प्लेट ये प्लस की दी हुई है, तो इसके कारण भी फील्ड किधर को होगा, इसके कारण फील्ड ऐसे होगा। यहाँ पे फिर एक माइनस प्लेट दी हुई है, इसके कारण फील्ड किधर को होगा, ऐसे होगा, है ना, और ऐसे करके चलता रहेगा ये। अब मान लो मेरे को कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनके बीच में, मान लो यहाँ निकालना होता, तो यहाँ निकालना, तो यहाँ क्या होता, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर को होता, इधर को, इसके कारण किधर को होता, वो भी इधर को होता, इस वाली प्लेट के कारण किधर को होता, इधर को, एक और प्लेट चौथी प्लेट के कारण किधर को होता, इधर को। तो नेट फील्ड कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ पे। डायरेक्शन समझ में आई, मैंने डायरेक्शन ऐसे क्यों ली भाई, ये पहली प्लेट होगी उसके कारण फील्ड इधर को होगा, दूसरी प्लेट के कारण राइट हैंड साइड को फील्ड है टुवर्ड द आरएचएस, ऐसे होगा, थर्ड के कारण ऐसे होगा, फोर्थ के कारण ऐसे होगा। ये डायरेक्शन समझ में आ गई इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। हाँ सर। तो नेट फील्ड कितना आएगा अगर ये डेंसिटी सब बराबर है आपस में, सर जीरो। जीरो। इतना बात समझ में आई सबको। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका आया वैल्यू जीरो, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसी मेरे राइट हैंड साइड पे करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, जीरो। यहाँ पे भी दो लेफ्ट हो जाएंगे, दो राइट हो जाएंगे,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा जब आप निकालोगे तो। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे निकालता बीच में कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले फर्स्ट के कारण इधर को, सेकंड वाले के कारण इधर को, क्योंकि प्लस चार्ज इसके इस साइड है तो सेकंड के कारण इधर को होता, और थर्ड और फोर्थ के कारण इधर को होता। ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इनके कारण इधर को होता। तो इसमें क्या हो रहा है, तीन तो एक साइड को है ये तीन, और एक अलग साइड को है, तो यहाँ इफेक्ट क्या होता है इनका, थोड़ा कम हो जाता। ठीक है, फिर मैं अगर बीच यस में देखूं, सर, बीच में समझ आ देखूं, गया सर। समझ में आ गया, बीच में देखूंगा तो चारों के कारण इधर को हो जाएगा, दोनों प्लस के कारण भी इधर को, दोनों माइनस के कारण भी इधर को। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे होगा, बीचों बीच, यहाँ पे फील्ड विल बी मैक्सिमम, और यहाँ पे फील्ड विल बी जीरो, यहाँ पे फील्ड विल बी जीरो। ये बात सबके समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ बनेगा अब आपको सबको समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्योंकि एन से पी की तरफ है, तो यहाँ पे मेरे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानूंगा इसे। तो मैं ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से नीचे बनाऊंगा, मैं ग्राफ को एक्स एक्सिस से नीचे बनाऊंगा। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, और लगभग कुछ किताबें जो है ऐसे बनाती हैं कि ऐसे कुछ बनाती हैं, क्या नाम बोलते हैं, कुछ किताबों ने तो ऐसे बना रखा है, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। ये आपका जंक्शन जो है पी था, और ये साइड एन है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर वो जीरो हो जाएगा आगे जाके। तो यहाँ पे आपका ऐसे ग्राफ है कुछ किताबों में, कुछ किताबों में ये ग्राफ ऐसे बना रखा है, यही बना दूं, ऐसे ट्राइंगल बना रखा है मैंने, उन्होंने उन्होंने यहाँ, मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बिल्कुल ट्राइंगल वेरिएशन तो आई डोंट थिंक कि होगा, वेरिएशन दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो आई होप कि आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि ऐसा ग्राफ क्यों बना। और क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था नेगेटिव एक्सिस की तरफ था, इसलिए मैंने ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो था ना ये, इसलिए मैंने इसको ग्राफ को नीचे बनाया, एक्स एक्सिस से नीचे, क्योंकि नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर ये बात, तीनों ग्राफ क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपकी डिप्लीशन लेयर कैसे बनी, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है उसकी कहानी है, कि डिप्लीशन लेयर हमारी कैसे बनती है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है और उसका पोटेंशियल वगैरह कितना होता है। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको आगे देखते हैं कि आगे फिर डिप्लीशन लेयर बन गई तो अब इससे क्या फर्क पड़ा, है ना, इससे जो है आगे फर्क क्या पड़ा डिप्लीशन लेयर बनने के कारण। डिप्लीशन लेयर बन गई तो इसके कारण क्या हुआ, फिर वो आपका एक बीच में जो है आर्टिफिशियल सी बैटरी बन गई, और उसने अपना एक पोटेंशियल सेट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कि पोटेंशियल बैरियर एक सेट कर दिया उसने डिप्लीशन लेयर ने। अब ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है ना, यही हमारे करंट को अफेक्ट करता है। जो हमने अब तक हम बात कर रहे थे कि हम करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं करा सकते, तो वो कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जो डिप्लीशन लेयर आपकी बनी, अगर आप उसका कंसेप्ट समझ गए तो आप उसकी कहानी भी समझ जाओगे कि वो एक डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट क्यों करता है। मान लो कि फर्स्ट केस, ये आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर था, और ये सॉरी ये तो सेमीकंडक्टर है, जंक्शन है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर ही मान लेता हूँ मैं, पूरी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है ये। ठीक है, ये हमारा पी था और ये हमारा एन था। अब आपने क्या किया, इसको एक बैटरी लगा दी इसके बाहर ऐसे, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी। अब क्या हुआ, इसके जो मेजॉरिटी कैरियर थे वो थे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसके मेजॉरिटी कैरियर थे होल। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ कि इसके जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे प्लस वाले, अपने प्लस साइड को होल वाली साइड को जोड़ा, और माइनस साइड को इस वाली साइड को जोड़ा। तो इससे क्या हुआ कि जो आपके होल हैं वो इधर को पुश होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को पुश होंगे। तो जब ये इधर को पुश होंगे तो अभी आपका जो वो बना हुआ था, क्या नाम बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या थी, जहाँ पे आपके
मेजोरिटी कैरियर खत्म हो गए थे, डिप्लीट हो गए थे, वो आपकी डिप्लीशन लेयर थी, तो डिप्लीशन लेयर की तरफ कोई मूव कर रहे हैं दोनों, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, तो क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर को खत्म करेंगे। जहाँ पे जो यहाँ पे कमी थी, यहाँ पे जो मेजोरिटी कैरियर की कमी थी डिप्लीशन लेयर में, उसको ये पूरा करेंगे, मेजोरिटी कैरियर वहाँ पे आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि डिप्लीशन लेयर हमारी क्या हो गई, डिप्लीशन लेयर हमारी जो पहले काफी चौड़ी थी वो यहाँ पे थिन हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर जो आपकी बड़ी थी वो क्या होगी, डिप्लीशन लेयर विल बिकम थिन। आपने किया क्या है, आपने पी को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और एन साइड को जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि आपके मेजोरिटी कैरियर जो है वो पुश हुए टुवर्ड द डिप्लीशन लेयर, और डिप्लीशन लेयर आपकी थिन बन गई। ये समझ में आ गया डिप्लीशन लेयर थिन क्यों बनी इस केस में? बिकम थिन, समझ में आ गया? यस सर। सर इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। हाँ हाँ, अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो डिप्लीशन लेयर थिन बन गई हमारी। अब जब डिप्लीशन लेयर थिन बन गई, तो जो हमारे करंट को अपोज कर रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे बाहर के करंट को अपोज कर रहा था, आपने फील्ड लगाया था, आपने किधर को फील्ड लगाया, आपने लगाया इधर को। एक्सटर्नल फील्ड जो आपका एक्सटर्नल है वो इधर को है, और जो इंटरनल फील्ड इसका लग रहा था वो इधर को लग रहा था, ई इंटरनल। तो डिप्लेशन लेयर कमजोर होने से क्या होगा कि ई इंटरनल क्या होगा, आपका वीक हो जाएगा। ई इंटरनल वीक होने का मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा इससे। तो अगर वो करंट इजीली फ्लो हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे करंट विल बी मोर। मैंने डिप्लेशन लेयर आपकी थिन हो गई, इसका ये इसी का कंसिक्वेंसेस है कि आपका करंट विल बी मोर। और क्योंकि डिप्लेशन लेयर थिन हो गई, वी कैन ऑल्सो से कि रेसिस्टेंस इज लेस। इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, लेस हो गया। रेजिस्टेंस बिकम लेस या करंट बिकम मोर। रेजिस्टेंस लेस होगा क्योंकि थिन बन गई लेयर, और करंट मोर हो गया क्योंकि मेजोरिटी कैरियर आपकी आराम से आप पास कर सकते हैं यहाँ से, इस साइड से उस साइड को। तो इस केस को जहां पे कि हमने पी वाले को प्लस से जोड़ा, एन वाले को माइनस से जोड़ा, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको बायसिंग बोलते हैं। इनको धक्का मारा आपने, किधर को धक्का मारा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ मेरा, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, प्लस वाले को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस वाले को माइनस से, और हमारी डिप्लेशन ले जाती है पतली, रेजिस्टेंस हो जाता है लेस, और करंट हो जाता है मोर। तो करंट मोर हो जाता है, और आपका जो पोटेंशियल बैरियर था वो आपका पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाता है। तो पोटेंशियल बैरियर इसमें ऐसे बना रखा डायग्राम, अगर किताबों में आप देखोगे तो वो ऐसे बोलते हैं वो लोग। हमने जो डायग्राम अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, कि अगर मान लो पहला डायग्राम ऐसा था पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों साइड को, ऐसा था। तो अब क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर पतली हो गई, तो अब ये पोटेंशियल, ये वाला जो एक्चुअल पोटेंशियल था ये घट के कम रह जाएगा, ये घट के कम रह जाएगा, तो ग्राफ कोई यहाँ कहीं आ जाएगा अब ये, और ऐसे ही वाला पोटेंशियल भी आपका कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दिस वाज योर ओल्ड ग्राफ, ये ओल्ड था पोटेंशियल और ये न्यू है। तो आपका पोटेंशियल दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अब कम रह गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अब कम रह गया। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर को हम वीबी भी लिखते हैं, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर यहाँ क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल बैरियर को हम वीबी भी लिखते हैं। को वीबी भी लिखते हैं। तो वीबी ये जो था ओल्ड वाला, ये वीबी था यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर। लेकिन अब क्या हुआ है, घट के जो है आपने बाहर से भी कोई पोटेंशियल लगाया, तो अब ये घट के वी बी माइनस वी रह जाएगा, अगर आपने बाहर से वी की बैटरी लगाई है तो। आई मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हो गया ये, अगर आप बहुत हाई वोल्टेज लगाओगे हो सकता है जीरो भी हो जाए,
लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ केवल एक कम हुआ है, सॉरी बैटरी तो बी वी की है ये, आपने वी वोल्टेज की बैटरी लगाई तो यहाँ पे पोटेंशियल अब जो म्यू है वो वी बी माइनस वी, तो अब आपका ये पोटेंशियल इतना बैरियर चाहिए आपको, अब पोटेंशियल बैरियर आपका कम हो गया जो पहले इतना था। ये बात समझ में आई, फॉरवर्ड बायसिंग। कंसेप्ट समझ में आया फॉरवर्ड बायसिंग का? यस सर। ओके, तो इसमें सारे पॉइंट याद रखना है, किधर को हम कनेक्ट करते हैं और डिप्लेशन लेयर का क्या होता है इस केस में, और आपका ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब मान लो इसको मैं उल्टा करता, मैं अगर प्लस वाले को पी वाले को माइनस से जोड़ता तो क्या होता, उस केस को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। उस केस में क्या, अगर आपने पी वाले को जोड़ दिया, पी वाली साइड थी, एन साइड थी, बीच में आपका ये बैटरी थी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल था, पोटेंशियल को हम बैटरी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज अ काइंड ऑफ बैटरी। इस साइड को आपको क्योंकि प्लस चार्ज आ गया था तो वी कैन राइट कि ये जो बैटरी है वो लगभग ऐसे कुछ बन जाएगी आपकी, अगर मैं बैटरी की तरह से दिखाऊं तो आई कैन शो लाइक दिस। ठीक है, पिछले केस में दिखा सकता था मैं, जो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की तो यहाँ ही मैं बैटरी बना सकता था इसकी, वो भी बैटरी सेम बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे आपके प्लस चार्ज हैं। तो मैंने बैटरी बनाई, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है उसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, वी बी। अब क्या होगा इस केस में, जब आपने इसको जोड़ा, अब आपने उल्टा जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया माइनस से, इसको जोड़ दिया प्लस से, तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ मेजोरिटी कैरियर थे वो होल थे, तो मेजोरिटी कैरियर जो होल होंगे वो क्या होंगे, वो इधर को अट्रैक्ट होंगे, उल्टा अट्रैक्ट होंगे इस साइड को, और जिसके मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे वो प्लस टर्मिनल की तरफ को अट्रैक्ट होंगे इधर को। तो इस लेयर में के आसपास यहाँ पे जो कमी थी होल की और इलेक्ट्रॉन की, वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन इधर को मूव हो रहे हैं, अब इधर को अट्रैक्ट हो रहे हैं और होल इधर को अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डिप्लीशन लेयर के आसपास जो कमी थी, अभी तक यहाँ तक कमी थी बस केवल, लेकिन अब क्या होगा, कमी और बढ़ जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी हमारी, हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल आपके यहाँ डिप्लीशन लेयर में के आसपास जो है और कम हो जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर आपकी क्या होगी, अब और चौड़ी हो जाएगी, तो डिप्लीशन लेयर आपकी अब और थिक हो जाएगी, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। डिप्लीशन लेयर कुछ ऐसे बन जाएगी, इसमें ये आपके इस साइड को प्लस चार्ज है, ये होल नहीं है तो मैं इसको ओके बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, इसमें तो गायब ही हो जा रहा है ये। डिप्लेशन लेयर आपकी और चौड़ी हो जाएगी, तो इधर को तो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, एन साइड को हमें पता ही हो, तो अब पी साइड को होल है, होल को हम ऐसे दिखा रहे हैं अभी तक, और कुछ होल क्योंकि इस साइड जंप कर गए थे तो इस साइड को उन्होंने प्लस आयन बनाए थे, तो यहाँ प्लस आयन्स हैं जो कि मूव नहीं कर सकते इजीली, और इधर को माइनस आयन है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर को जंप कर गए थे, इन्होंने भी यहाँ आयन बनाए थे और ये भी इजीली मूव नहीं कर सकते। ओके जी, अब क्या है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर आपकी हो गई थिक, डिप्लेशन लेयर हो गई थिक। तो ये आपने यहाँ पे कब करा, ये जब आपने यहाँ पे माइनस से कनेक्ट किया, तो ये आपका डिप्लेशन लेयर ऐसे बन गया। ठीक है, तो अब थिक हो गया, तो थिक हो गया तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा या घटेगा, इसका डिप्लेशन लेयर का जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। तो हम, और करंट क्या होगा इसमें, करंट कम होगा या ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। तो इस केस में करंट बहुत कम फ्लो करेगा, आई विल बी वेरी लेस, है ना, आई विल बी वेरी लेस। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए। पी को उल्टा कनेक्ट करोगे, मेजोरिटी कैरियर आपकी आप वे पुश होंगे, डिप्लेशन लेयर आपकी थिक हो जाएगी। तो ये सब तो आपको सारी कहानी तो आप लिख ही लोगे। इस केस में डिप्लेशन लेयर थिक हो जाएगी, ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट काफी कम होगा, करंट विल बी वेरी लेस। तो ऑलमोस्ट इसको, अगर ये आइडियल कंडीशन है तो जीरो ही होता है लगभग, बहुत माइक्रो में आता है। करंट विल बी वेरी लेस। इस केस में क्या होगा, करंट विल बी वेरी लेस जब आपने ऐसे कनेक्ट किया इसको। ठीक है, और पोटेंशियल जो बैरियर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। पोटेंशियल बैरियर जो हमने बनाया था पहले वो इंक्रीज होगा, ओल्ड और न्यू वाला जो हमने बनाया था, या इंक्रीज हो डिक्रीज होगा। जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा इस बार, इंक्रीज है ना, होगा। ऑब्वियसली इंक्रीज होगा बिल्कुल। पिछली बार हमारा डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे हमने जो देखा था, क्योंकि यहाँ पे आपकी वोल्टेज जो है, आपकी जो लेयर थी वो थिन हो गई थी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखो दोनों का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो यहाँ पे दोनों का, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था, और जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया प्लस से माइनस वाला, ये प्लस है इधर और ये माइनस है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को लग गया। इस बार क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गए। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पोटेंशियल जो होगा अब आपका राइज कर जाएगा। तो अगर मान लो पहले ग्राफ आपका ऐसे था, पहले ग्राफ अगर ऐसे था, तो अब ग्राफ आपका बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ कुछ। और अब जो वोल्टेज है आपकी वो दोनों ऐड हो गई। कौन सी दोनों वोल्टेज, जो वीबी थी और जो आपने वी एक्सटर्नल लगाई थी, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होके अब जो ये वैल्यू आपकी आएगी, दैट विल बिकम वीबी प्लस वी। ठीक है, इनिशियली जब आपने कुछ वोल्टेज नहीं लगाई थी बाहर से तो केवल ये वीबी था, और अब ये बढ़ के हो गया वीबी प्लस वी। पिछले केस में आप देखेंगे तो ये हो गया था वीबी माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो वीबी माइनस वी हो गया था, लेकिन यहाँ पे वीबी प्लस वी हो गया है, तो यहाँ पे बढ़ गया है ये। तो ये बात क्लियर हुई, रिवर्स बायसिंग क्लियर हुआ सबको। यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, पूरा कंक्लूजन ये निकला कि जब आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है, जब आप रिवर्स बायसिंग करते हो तो करंट कम फ्लो होता है। यानी अगर मैं पी जंक्शन और एन जंक्शन को मानूं, ये पी है और ये एन है, अगर आप इधर को प्लस लगाते हो तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है, अदरवाइज कम होता है। तो ये पी एन जंक्शन जो होता है वो एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, किधर को, इधर को। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, पी एन जंक्शन को। तो पीएन जंक्शन को वो केवल करंट एक ही तरफ को अलाउ करेगा जब आप इसको इधर को प्लस लगाओगे और इधर को माइनस लगाओगे। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, डायोड का सिंबल ऐसा भी होता है, ऐसा है ना, ऐसा बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप ऐसे कर दोगे, इसको उल्टा लगा दोगे तो बोलोगे रिवर्स बायसिंग, तो इधर को तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट फ्लो करेगा केवल किधर को, इस केस में। इसलिए हमने इसका एरो किधर को बनाया, इधर को बनाया। तो पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है, इसलिए जब आप सर्किट में देखोगे तो आपका ऐसे बना रहेगा, सॉरी ऐसा बना रहेगा डायग्राम, और ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड ऐसे रहेगी। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। और अगर उल्टा बना दिया उन्होंने, ऐसे बना दिया, या उसको बैटरी को उल्टा कर दिया, तो उस केस में हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस सर। तो अगर आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग समझ में आ गई तो ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट आपका काफ़ी हद तक अब हो गया, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजी हैं, अब टफ नहीं है कुछ ज़्यादा। तो थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक और देख लेते हैं, भी टाइम है हमारे पास कुछ 5 मिनट का। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ मतलब ये होता है कि जब आप वोल्टेज वेरी करोगे, जो आप बाहर से वोल्टेज लगा रहे थे वी, तो करंट कैसे वेरी करेगा। जब आप बाहर से वोल्टेज लगाओगे तो करंट कैसे वेरी करेगा। तो दो तरह के ग्राफ बना सकते हो, एक फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, एक रिवर्स बायसिंग के लिए। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ग्राफ बनेगा उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टर
फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब फॉरवर्ड बायस जब आप करोगे तो आपका करंट कैसे वेरी करेगा। तो इसका पहले आपसे डायग्राम पूछ सकता हो कि डायग्राम कैसे बनाओगे फॉरवर्ड बायसिंग का। एक्चुअली जब मैंने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जब करोगे तो क्या करोगे, तो आप फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या करना है, आपको डायोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी और इसके थ्रू करंट कितना होगा। तो इसके अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एमीटर लगाना पड़ेगा नापने के लिए सीरीज में। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इतना तो आपका ये हो गया, इसके अक्रॉस लगाओगे वोल्ट मीटर, ठीक है, और सीरीज में लगाओगे यहाँ पे एमीटर, ये मिली एमीटर से काम चल जाता है, ठीक है। और ये आपका सर्किट बन गया आगे, ठीक है। फिर आप को वोल्टेज वेरी करनी है, तो वोल्टेज को वेरी करने के लिए आप एक रियोस्टेट यूज कर सकते हो। तो यू कैन हैव अ काइंड ऑफ रियोस्टेट हियर। तो डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हो कि और ये एक बैटरी है यहाँ पे, तो बाहर से बैटरी लगी हुई है। तो रियोस्टेट आपको पता है एक्ट एज ए वोल्टेज डिवाइडर, तो ये रियोस्टेट यूज कर सकते हो यहाँ पे। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक बाहर की बैटरी है आपकी जो आप बाहर से लगा रहे हो, जो भी आपकी वोल्टेज होगी वो इसके अक्रॉस अप्लाई होगी, तो आप यहाँ से करंट नापोगे और यहाँ से वोल्टेज नापोगे। तो आपका जो डायग्राम बनता है इसमें करंट कौन सा नापोगे, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज। जो ग्राफ बनेगा वो फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में बनेगा। तो काफी करंट फ्लो करेगा, मिली एम्पियर में काफी करंट हो गया, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। और यहाँ पे होता है फॉरवर्ड करंट। ठीक है। तो जो ग्राफ आप बनाओगे इनके बीच में, आप देखोगे इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। पहले तो करंट जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, फॉरवर्ड उसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते फिर ये एकदम से जंप करके यूं हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और ऐसा कुछ बन जाएगा फिर फाइनली। तो ये यहाँ पे हम ये मानते हैं कि यहाँ से इसने फॉरवर्ड एकदम से जो है जंप ले ली, करंट ने एकदम से करंट बढ़ गया, यहाँ से एकदम से करंट बढ़ गया, पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था और फिर यहाँ से एकदम से बढ़ गया यहाँ पे। तो ये जो वोल्टेज होती है क्यों हुआ होगा ऐसे, कि आपने जब फॉरवर्ड बायसिंग करी होगी तो आपका क्या फॉरवर्ड बायसिंग में हो रहा था, डिप्लीशन लेयर कम हो रही थी। तो हो सकता है किसी केस में आके आपने इतनी ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग कर दी कि डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई और करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लग गया, या फिर इलेक्ट्रॉन रप्चर कर गए, ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन रप्चर कर गया वहां पे तो आपका ब्रेक डाउन हो गया हो, या तो वो केस हो सकता है यहाँ पे। तो उसके कारण यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायसिंग हुई है बहुत ज्यादा हुई और करंट बहुत ज्यादा एकदम से फ्लो कर गया, तो एकदम से आपका फॉरवर्ड करंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस वोल्टेज के बाद ये एक ऐसी शेप बना दी ना, घुटने की शेप होती है, जब बैठते हो तो घुटने की शेप जो होती है, तो इसलिए हम इस वोल्टेज को बोलते हैं, इस वोल्टेज का नाम होता है नी वोल्टेज। इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। जो ये वोल्टेज है जिसके बाद ग्राफ आपका एकदम से चढ़ा ऊपर, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आप चाहो तो और थोड़ा सा स्टीप बना सकते हो, मैंने ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ एक्चुअली। तो ये आपकी जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। तो ये नी वोल्टेज आपकी बन गई यहाँ पे। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हुई फॉरवर्ड की। जब आप रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जब बनाओगे तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में भी करंट ज्यादा फ्लो करेगा कम करेगा, बताओ। करंट ज्यादा फ्लो करेगा कम फ्लो करेगा, कम फ्लो रिवर्स करेगा सर। रिवर्स बायस करोगे तो कम फ्लो करेगा ना, तो कम फ्लो करेगा। तो ये साइड इसकी पी और ये एन है, ठीक है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायसिंग ऐसे मानी थी। इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। रिवर्स बायस करोगे फिर आपको वही इसके अक्रॉस वोल्टेज नापनी पड़ेगी,
वोल्टेज नापनी पड़ेगी। यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे। अब वहां पे आपने क्या लगाया था, मिली एमीटर, लेकिन यहाँ पे करंट बहुत कम फ्लो करेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा माइक्रो एमीटर। रिवर्स बायसिंग में लगाना पड़ेगा माइक्रो एमीटर। अब बाकी डायग्राम आपका सेम है, बस केवल आपको बैटरी रूटी कनेक्ट करनी है इस बार। तो रियोस्टेट वगैरह तो बनेगी सेम वही, सारा काम तो सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये रियोस्टेट ज़्यादा बना, 1 मिनट। अब जो ये ऊपर से आएगा, इसकी जॉकी यहाँ कहीं मिलेगी आके। तो ये रियोस्टेट है आपका, और ये बैटरी जो है आपको रिवर्स बायसिंग करनी है। रिवर्स बायसिंग मतलब ये वाली जो साइड है वो माइनस साइड से कनेक्ट होनी चाहिए। तो इधर को जो साइड होगी आपकी बैटरी की वो होगी माइनस साइड, और इस साइड को होगी प्लस साइड। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। और आपको बैटरी काफ़ी हैवी लगानी पड़ेगी इस बार, आपको बैटरी काफ़ी हैवी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर्स बायसिंग कर रहे हो तो आपको हाई वोल्टेज चाहिए। तो बैटरी विल बी वेरी हैवी, कई सारे आपके ये बनेंगे, ठीक है। अगर आप पुराना डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे मैंने आप बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पे किताब में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बना रखा डायग्राम, एक बैटरी लगा रखी है, केवल एक सेल लगा रखा है सिंपल। और इस केस में आप देखोगे तो 5-6 सेल लगा रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको हैवी बैटरी चाहिए, क्योंकि आपको रिवर्स बायसिंग करनी है। रिवर्स बायसिंग आराम से होगी नहीं तो एक पॉइंट के बाद आपका करंट बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा अगर आप बैटरी लो लगा दोगे तो। अब इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आप जब रिवर्स बायसिंग करोगे तो करंट तो फ्लो करेगा, बहुत कम करेगा, माइक्रो में करेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ हमने इस तरफ को बनाया था, रिवर्स बायसिंग का इस तरफ को बनाते हैं, क्योंकि वोल्टेज आप नेगेटिव कर रहे हो। तो नेगेटिव वोल्टेज आप लगा रहे हो, माइनस कुछ 2, 4, 6 मान लो कुछ भी वोल्टेज। तो आपका करंट जो होगा वो ऐसे होगा, और वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते 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 कहीं पे एकदम से ब्रेक डाउन आ जाएगा। और ब्रेक डाउन आते ही ये करंट एकदम से जो है बढ़ जाएगा यहाँ पे ऐसे सीधा, लगभग स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये। इसकी जो है एप्लीकेशन भी है कि ये एकदम से स्ट्रेट लाइन जो हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन है वो जेनर डायोड में होती है। तो वो आपके कोर्स में भी नहीं है, हट गया इस बार। तो लेकिन ये करंट जो है ऐसे एकदम से बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ये ग्राफ किसके बीच का था हमारा, ये रिवर्स करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में है। एकदम से करंट बढ़ गया, और इधर को जो आपकी वोल्टेज है वो रिवर्स वोल्टेज है। ये रिवर्स वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना वो आपका इस साइड को ग्राफ बना और ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये एकदम से ऐसे नीचे चला जाता है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, ये जो वोल्टेज है आपकी पर्टिकुलरली, इस वोल्टेज को हम यहाँ पे बोलते हैं। वहाँ पे हमने नी वोल्टेज बोला था, यहाँ पे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज योर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक अगर ग्राफ बनाने को आएगा तो आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ये क्लियर है इतना सबको, फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायसिंग की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये क्लियर हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब थोड़ा सा और रह गया, लास्ट अगली क्लास में उसको खत्म करके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो अब आपका जो रह गया वो पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर रह गया है। उसे एज रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं, रेक्टिफायर होता क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो है, और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, सोलर सेल, एलईडी और फोटो डायोड, वो हमें देखना। बस जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन बोर्ड लेवल के, कुछ कंपटीशन लेवल के। तो अगली क्लास में आई होप कि चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलें फिर। ओके सर। ओके, तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टिल देन, बाय।